हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा झारखंड ऑब्जेक्टिव जीके का झारखंड सार संग्रह का जो है अध्याय 8 होगा और अध्याय 8 पर हम लोग देखेंगे 106 एमसीक्यू टेस्ट को, यानी 106 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और चैप्टर का नाम है हमारा मध्यकाल में झारखंड। तो मध्यकाल में झारखंड से संबंधित 106 एमसीक्यू टेस्ट को प्रारंभ करते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम बहुत जल्द ही आने वाली है, जो कि एग्जाम की डेट घोषित भी हो चुकी है। हालांकि कहाँ तक सत्य है ये तो बता नहीं सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो महामाया मंदिर जो है हापामुनी गांव पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महामाया मंदिर हापामुनी गांव पर स्थित है। अगला सवाल है, महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? तो महामाया मंदिर का संबंध पूर्व मध्य काल से है। महामाया मंदिर का संबंध पूर्व मध्य काल से है। महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनी गांव राज्य के किस जिले में स्थित है? हापामुनी गांव जो है ना, यह हापामुनी गांव राज्य के कौन सा जिला पे, यानी झारखंड राज्य के किस जिले में हापामुनी गांव स्थित है? तो गुमला पर है। महामाया मंदिर कहाँ पर है? तो हापामुनी गांव पर है। और हापामुनी गांव कहाँ पर है, किस जिले पे है? तो गुमला पर है। नेक्स्ट सवाल है, हापामुनी गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गजघंट राय ने। हापामुनी गांव पे स्थित महामाया मंदिर का निर्माण गजघंट राय ने कराया है। नेक्स्ट सवाल है, हापामुनी गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था, किस ईस्वी में कराया गया है? तो 908 ईस्वी में। हापामुनी गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण 908 ईस्वी में कराया गया है। महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? तो महामाया मंदिर का निर्माण जो है नाग वंश के शासक द्वारा कराया गया था। महामाया मंदिर का निर्माण 908 ईस्वी में नाग वंश के शासक द्वारा कराया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हापामुनी गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके हाथों विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई है? तो सियानाथ देव। सियानाथ देव के द्वारा जो है महामाया मंदिर में हापामुनी गांव के इस पर जो है विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई है। तो किसके द्वारा कराई गई है? तो सियानाथ देव के द्वारा कराई गई है। महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था? तो महामाया मंदिर का प्रथम जो पुरोहित था वह हरिनाथ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था। नेक्स्ट सवाल है, गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? तो हरिनाथ। गजघंट राय का धार्मिक गुरु भी हरिनाथ था। टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो टांगीनाथ का मंदिर जो है गुमला जिले पर अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है, गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? तो गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण जो है पूर्व मध्य काल में हुआ है। अष्टभुजी छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह रजरप्पा पर अवस्थित है। और रजरप्पा जो है यह रामगढ़ पर अवस्थित है। यानी तो जो छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ है, अष्टभुजी छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ, यह रामगढ़ राज्य के रजरप्पा स्थान पर स्थित है। रजरप्पा झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, रजरप्पा जो है रामगढ़ जिले पे है। रजरप्पा में स्थित छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो यह जो है पूर्व मध्य काल से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रजरप्पा में स्थित छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ का संबंध किस काल से है? तो पूर्व मध्य काल से है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो ईटखोरी। ईटखोरी जो चतरा पर है, यहीं पर जो है महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल, माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? तो झारखंड में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण जो है ईटखोरी चतरा पर किया गया है। ईटखोरी चतरा आपको याद रखना है। माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? तो ईटखोरी चतरा पर किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, ईटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल में किया गया था? तो ईटखोरी चतरा पर माँ भद्रकाली मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में? तो पाल काल के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पाल काल के शासनकाल में। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? बख्तियार खिलजी तो नादिया। नादिया से होकर जो है बख्तियार खिलजी ने झारखंड पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट सवाल, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था? वह अभी यहाँ पर जो कहा शताब्दी में, तो किस शताब्दी में किया है? तो 13वीं शताब्दी में।
बख्तियार खिलजी के नादिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासक शासन में था? जब बख्तियार खिलजी नादिया पर आक्रमण किया उस समय बंगाल में जो है सेन वंश का शासन था। तो सेन वंश का कौन सा शासक जो है शासन कर रहा था? तो लक्ष्मण सेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट सवाल है, गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर, गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ स्थापित की गई थी। बिल्कुल सही बात है, सत्य कथन है। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा, ये भी सत्य कथन है। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। तो ए बी सी जो है तीनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? तो वह राजा जो थे हरिकर्ण थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हरिकर्ण। नेक्स्ट सवाल, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो छज्जू मलिक को। छज्जू मलिक को जो है नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम क्या था? छज्जू मलिक था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का क्या नाम था? छज्जू मलिक। छज्जू मलिक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। नेक्स्ट सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? तो 1310 ईस्वी में। 1310 ईस्वी में छज्जू मलिक को झारखंड पर नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था छज्जू मलिक को, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो मलिक काफूर। अब ये भी अलाउद्दीन खिलजी का छज्जू मलिक के अलावा एक सेनापति मलिक काफूर भी था, जो दक्षिण भारत विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से होकर गुजरा था। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? नागवंश का वह कौन सा शासक था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? तो बेनुकर्ण। बेनुकर्ण जो है यह नागवंशी राजा था जो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया, बेनुकर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 27वां सवाल, सत्य कथन का चयन करना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सदगावा का शासक नियुक्त किया। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पर दिया हुआ, तुगलक काल के सिपाही सलाहकार मलिक बयान ने हजारीबाग के चाई चंपा किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। ए और बी जो कथन है दोनों कथन सत्य है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन अजमुल मुल्क को सदगावा का शासक नियुक्त किया, और फिर तुगलक काल के सिपाही सलाहकार मलिक बयान ने हजारीबाग के चाई चंपा किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। नेक्स्ट सवाल है, तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में था। तुगलक शासन के दौरान नागवंश का कौन सा राजा जो है शासन में था? तो हरिकर्ण था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तुगलक शासन के दौरान नागवंश का राजा हरिकर्ण शासन में था। नेक्स्ट सवाल है, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदगावा। सदगावा को जो है बंगाल की राजधानी बना लिया था। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के क्षेत्र को जीतकर उसने बंगाल के सदगावा को बंगाल की राजधानी बना ली थी। बंगाल के शासक कौन थे? तो शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग क्षेत्र को जीता था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक ने जीता था सदगावा को, और जीतने के बाद सदगावा को राजधानी बना लिया। लोदी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया था? तो हरिकर्ण जो है यह लोदी वंश के शासन के दौरान जो है झारखंड पर शासन नहीं किया है। नेक्स्ट सवाल है, लोदी वंश के शासन के दौरान ओडिशा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? तो गजपति वंश जो है लोदी वंश के शासन के दौरान जो उड़ीसा के वंश थे गजपति वंश, इन्होंने झारखंड पर आक्रमण किया था। तो गजपति वंश याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, ओडिशा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया था?
तो कपिलेंद्र गजपति, जो गजपति वंश के थे, तो इसलिए कपिलेंद्र जो है आक्रमण किया था और इस पर अधिकार किया था। ओडिशा किस शासक ने? तो कपिलेंद्र ने। झारखंड एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया था, उस पर अधिकार किया तो कपिलेंद्र। नेक्स्ट सवाल है, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा है? तो लोधी वंश। लोधी वंश के सुल्तान से प्रभाव से है झारखंड लगभग मुक्त रहा है। तो याद रखना कौन सा वंश? तो लोधी वंश के प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नाग वंश के शासक थे? तो उपरोक्त दोनों आंसर हो जाएगा, यानी प्रतापकर्ण और विराटकर्ण, ए और बी दोनों आंसर हो जाए। उपरोक्त तीनों है, यानी ए बी सी तीनों छत्रकर्ण। लोधी वंश के समकालीन झारखंड के नाग वंश के शासक थे प्रतापकर्ण, विराटकर्ण और छत्रकर्ण। उपरोक्त तीनों जो है यह लोधी वंश के समकालीन थे, जो नाग वंश के शासक थे। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो झारखंड के साहिबगंज क्षेत्र पे जो है शरण ली थी। याद रखना आपको इंपॉर्टेंट सवाल कि 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी जो है साहिबगंज क्षेत्र पर शरण ली थी। तो 35 का सी आंसर हो जाएगा। झारखंड ने किस क्षेत्र में शरण लिया था? तो साहिबगंज पे। कौन शरण लिया है? तो जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी ने सिकंदर लोदी के भय से। कब? 1494 ईस्वी में। जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोदी के भय से झारखंड के साहिबगंज में शरण ली थी? अब कहा है कि जौनपुर का कौन सा शासक जो थे जो साहिबगंज में शरण लिया था? तो हुसैन शाह सरकी ने लिया था। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में क्या था? तो राजमहल क्षेत्र का। शेर शाह के सेनापति खवास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया है? तो महारथ चेरो। महारथ चेरो को जो है पराजित करके उसके पास से श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था। कौन? तो शेर शाह के सेनापति खवास खां। खवास खां कौन थे? तो शेर शाह के सेनापति थे। आपको एग्जाम पे इस तरह भी पूछ सकता है कि शेर शाह के सेनापति का नाम क्या था? तो खवास खां नाम था। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको देखिए ABCD 4 ऑप्शन दिए गए, तो कौन सा कथन जो है असत्य है? शेर शाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई, यह सत्य कथन है। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया, ये भी सत्य कथन है। और झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेर शाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था, ये भी कथन सत्य है। यानी ABC जो है यह तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर D पर जो है दिया हुआ यह आंसर असत्य है यहाँ पर प्रश्न पर। तो आपको ABC जो है यह तीनों कथन सत्य है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 41 ईस्वी के दौरान हुमायूं झारखंड के इस स्थान तक आया था। झारखंड के किस स्थान तक आया है? तो भुरकुंडा स्थान तक आया है। मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 41 के दौरान हुमायूं झारखंड के भुरकुंडा स्थान तक आया था। नेक्स्ट सवाल है, जुनैद कर्रानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर है? तो रामगढ़ पर है। रामपुर क्षेत्र कहाँ है? तो रामगढ़ पर है। और इसके बारे में यह है कि जुनैद कुर्रानी व मुगलों के बीच में झारखंड के रामपुर क्षेत्र में संघर्ष हुआ था और इसमें मुगलों की जीत हुई थी और जुनैद कुर्रानी की हार हुई थी। तो ये जो रामपुर क्षेत्र है कहाँ पर है? तो रामगढ़ पर है। नेक्स्ट सवाल है, अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण क्या था? अकबर जो है नागवंश की राजधानी खुखरा को, नागवंश की राजधानी जो खुखरा थी, उस वक्त अकबर खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। तो इसका कारण क्या है? उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का कारण क्या था? तो इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य का विस्तार करना और इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना, या D पर है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC तीनों उपरोक्त सभी, कि इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि थी और यह साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इस क्षेत्र का जो है सामरिक उपयोग करना चाहता था। नेक्स्ट सवाल है, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? अकबर का कौन सा सेनापति या अकबर ने किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो शाहबाज खां। अकबर का सेनापति जो शाहबाज खां थे, इसे विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा था।
अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो अकबर जो है मधुकरण शाह के पराजित करने के लिए भेजा था शाहबाज खां को। शाहबाज खां के नेतृत्व में जो है नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने भेजा। तो उस शासक का नाम क्या हो गया? नागवंशी शासक मधुकरण शाह। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो अकबर ने जो है झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था। 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? तो बिहार झारखंड का सूबेदार मानसिंह को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का सेनापति जो मानसिंह थे, इन्हें बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मानसिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो भागवत राय। भागवत राय जो है यह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था। कौन चेरो राजा थे? चेरो राजा 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मानसिंह ने निम्न में से पलामू किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से विवश कर दिया? तो भागवत राय। ये जो अकबर के सूबेदार थे मानसिंह, यह भागवत राय को पराजित करके उन्हें विवश कर दिया था उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए। कब? 1590 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजमहल। राजमहल को जो है अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह ने ही जो है बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था राजमहल को। तो कब बनाया था? 1592 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, 1592 ईस्वी में ओडिशा के अभियान के लिए जाते समय मानसिंह निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था? तो सिंहभूम। सिंहभूम से 1592 ईस्वी में जब उड़ीसा के अभियान के लिए गया था मानसिंह, तो वह सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरा था। नेक्स्ट सवाल है, 1592 ईस्वी में ओडिशा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो रंजीत सिंह। और फिर जो है बाद में रंजीत सिंह को भी जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तो विवश कर दिया। कौन? तो मानसिंह ने उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय 1592 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानसिंह। मानसिंह जो है अकबर नगर के रूप में परकोटा व महल के नगरों का नामकरण कराया था। नेक्स्ट सवाल है, 1590 से 91 ईस्वी के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा व तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिंह। मानसिंह जो है इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। तो किसके? मानभूम क्षेत्र के परा व तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है किसने? तो मुगल के सूबेदार मानभूम क्षेत्र जाते समय मिदनापुर पर कौन? मुगल सूबेदार ने। और मुगल सूबेदार कौन था? तो आपको पता ही है कि मानसिंह ने। तो इन्होंने जो है यह कार्य करवाया था। नेक्स्ट सवाल है, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी? 6 व चंपा की मालगुजारी कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा 15,500 रुपये। 15,500 रुपये जो है 6 व चंपा की मालगुजारी थी। ऊपर पर सवाल कहा गया था फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर फिर से मैं दोहरा देता हूँ 53वां सवाल कि तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था किसने? तो मानसिंह ने करवाया। ये आपको याद रखना है। ये एक अच्छे कार्य किया था। तो इसे मुगल सूबेदार थे जो मानभूम क्षेत्र के परावा तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार किसने करवाया है? तो मानसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी? तो 15,500 रुपये थी। नेक्स्ट सवाल, कोकरह के नागवंशी शासक को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलमा से संबोधित किया गया था किसे? तो कोकरह के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलमा से संबोधित किया गया था। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का जो अर्थ है हीरे के खान का मालिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि जमींदार ए खां अलामा का अर्थ हो गया हीरे के खान का मालिक। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कुल मिलाकर जो है 106 प्रश्न है। तो यहाँ पर 55 सवाल लगभग आधे सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर सारे सवालों को लेते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यह वीडियो पार्ट 1 के तौर पर
55 सवाल तक रहा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 56 से लेकर 106 सवाल को कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।